क्या आपको पता है कि एग्जाम में यूनेस्को साइट्स को लेकर सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है? और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसे इतना क्लियर कर देंगे कि तैयारी कर रहे छात्र कभी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है ना? हमारे पास 2026 तक का एकदम ताज़ा और अपडेटेड डेटा है, जिसमें भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। सही कहा आपने। देखिए, अक्सर लोग यूनेस्को का पूरा नाम रट लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आर्ट एंड कल्चर या स्टैटिक जीके की बात आती है, तो ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों हो जाता है? हाँ, मतलब हर बड़ी परीक्षा में यहाँ से एक ना एक प्रश्न आना तो लगभग तय ही माना जाता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है आखिर? इसका सीधा सा कारण यह है कि यूनेस्को साइट का टैग सिर्फ कोई पर्यटन का इनाम नहीं है। ये इस बात की मुहर है कि वो जगह पूरी मानवता के लिए एक यूनिवर्सल वैल्यू रखती है। मतलब उस जगह का संरक्षण सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये एक वैश्विक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो भारत इससे कब जुड़ा था? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत ने 1977 में विश्व धरोहर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये 1977 का साल एक मील का पत्थर है और ठीक 6 साल बाद यानी 1983 में हमारी पहली 4 साइट्स इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुईं। और वो 1983 की शुरुआती 4 साइट्स थीं: अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। ये चारों एक साथ चुनी गई थीं। लेकिन जो चीज़ हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है इनका वर्गीकरण। हाँ, वो कैटेगरी वाला हिस्सा बहुत अहम है। क्या ये इतना ही सीधा है कि जहां इंसान ने ईंट पत्थर रखे हैं वो कल्चरल और जहां जंगल पहाड़ है वो नेचुरल? काफी हद तक बुनियादी समझ के लिए ये ठीक है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही कंफ्यूजन आता है। इन 44 साइट्स का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। 36 साइट्स सांस्कृतिक या कल्चरल है, 7 नेचुरल हैं और केवल एक मिश्रित यानी मिक्स्ड साइट है। अच्छा, 36 कल्चरल और 7 नेचुरल। तो कल्चरल साइट्स में इमारतें वगैरह आती होंगी? बिल्कुल। कल्चरल साइट्स वो हैं जो इंसानी इतिहास, वास्तुकला या मानव मस्तिष्क की रचनात्मकता का बेहतरीन नमूना है, जैसे ताजमहल हो गया, चोल मंदिर हो गए या लाल किला। वहीं नेचुरल साइट्स वो हैं जो अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं, जैसे कोई विशाल जंगल या नेशनल पार्क। तो मतलब जो 7 नेचुरल साइट्स हैं वो पूरी तरह से प्रकृति की देन है, उनमें इंसानी निर्माण का कोई दखल नहीं है। तथ्य यही है, और परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। परीक्षक अक्सर विकल्पों में कल्चरल और नेचुरल साइट्स को मिला देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से प्राकृतिक साइट कौन सी है। अरे, ये तो सच में फंसाने वाला सवाल है। तो इसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। 36 कल्चरल साइट्स की लंबी सूची रटने से कहीं बेहतर है कि केवल उन 7 प्राकृतिक साइट्स को उंगलियों पर याद कर लिया जाए। वे हैं काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एक मिनट, अगर ये 7 नाम दिमाग में स्पष्ट हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से बाकी सारे सवाल खुद ब खुद हल हो जाते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। ये समय बचाने वाली अचूक रणनीति है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन हमने अभी मिक्स्ड साइट का जिक्र किया था। पूरे 44 में से केवल एक मिक्स्ड साइट है। ये मिक्स्ड साइट होने की शर्त क्या है? कोई जगह नेचुरल और कल्चरल दोनों कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, मिक्स्ड साइट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां असाधारण भौगोलिक विशेषताएं भी हों और वो इंसानी मान्यताओं या संस्कृति का भी गहरा केंद्र हो। तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है? भारत की एकमात्र मिश्रित साइट है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में ये दर्जा मिला। ये सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियरों और दुर्लभ हिम तेंदुओं का घर नहीं है। अच्छा, तो इसके साथ कोई सांस्कृतिक मान्यता भी जुड़ी है? जी हाँ, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के लिए इसके पहाड़, गुफाएं और नदियां गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का पवित्र केंद्र हैं। उनका मानना है कि उनके पवित्र ग्रंथ इन्हीं बर्फ की कंदराओं में सुरक्षित हैं। इसीलिए इसे दोनों श्रेणियों का ताज पहनाया गया है। अरे वाह, ये कारण तो वाकई हैरान करने वाला है। अब जरा साइड बाय साइड चर्चा करते हैं। सबसे पहले अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, जो 1983 में शामिल होने वाली पहली साइट्स में से एक थी। भारत में तो हजारों गुफाएं हैं, फिर अजंता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अजंता का महत्व केवल उसकी प्राचीनता में नहीं है, बल्कि उसकी चित्रकला की तकनीक में छिपा है।
महाराष्ट्र में वाघुरा नदी के किनारे स्थित इन गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से वाकाटक वंश के संरक्षण में हुआ था। मैंने सुना है कि इसकी एक बहुत अनोखी विशेषता इसके धर्म से जुड़ी है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मौजूद 29 गुफाएं पूरी तरह से केवल और केवल बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। ये शुद्ध रॉक कट यानी बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला हैं। दीवारों पर किए गए फ्रेस्को चित्र आज भी प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना है। एक ही धर्म को समर्पित 29 गुफाएं, ये वाकई इसे खास बनाता है। लेकिन अगर हम इतिहास से निकलकर बिल्कुल आज के समय में आएं, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत गर्म है। हाँ, 2021 से 2025 का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। 5 नई साइट्स जुड़ गई हैं इस दौरान। सही कहा, 2021 में 2 साइट्स शामिल हुई। पहली थी गुजरात का धौलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था, है ना? लेकिन हड़प्पा सभ्यता के तो और भी बहुत से शहर हैं, जैसे राखीगढ़ी या कालीबंगन। धौलावीरा को ही यूनेस्को में जगह क्यों मिली? इसके पीछे की इंजीनियरिंग हैरान कर देने वाली है। धौलावीरा कच्छ के रण जैसी सूखी जगह में स्थित है, जहां बारिश नाम मात्र की होती है। लेकिन वहां के प्राचीन लोगों ने शहर के ढलान का इस्तेमाल करके बारिश की एक एक बूंद को जमा करने का सिस्टम बनाया था। ओहो, मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एकदम सही। विशाल पत्थरों से बने जलाशयों में पानी जमा करने की जो जल प्रबंधन प्रणाली उन्होंने बनाई थी, वो दुनिया में अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। और 2021 की ही दूसरी साइट थी तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर, ये काकतीय वंश ने बनवाया था ना? इसकी क्या खासियत है? जी, इसकी खासियत इसके तैरने वाले ईंट यानी फ्लोटिंग ब्रिक्स और भूकंप रोधी सैंडबॉक्स तकनीक में है। ये मंदिर वास्तुकला का एक चमत्कार है। क्या बात है। फिर 2023 में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन शामिल हुआ, जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और उसी साल कर्नाटक के होयसल मंदिरों के समूह को 42वीं साइट के रूप में मान्यता मिली। हाँ, होयसल मंदिरों का जो वास्तुकला का तरीका है वो बहुत अलग है। इसमें बेलूर, हालेबीड और सोमनाथपुरा के मंदिर शामिल हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि होयसल मंदिरों का चबूतरा तारे यानी स्टार के आकार का होता है। लेकिन ये तारे का आकार क्यों? क्या ये सिर्फ सुंदरता के लिए था? नहीं, ये सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक बेहद चतुर वास्तुकला थी। इसे स्टेलेट प्लान कहते हैं। देखिए, जब एक सीधी चौकोर दीवार बनाई जाती है तो उस पर नक्काशी करने के लिए जगह सीमित होती है। अच्छा, तो तारे के आकार से क्या फायदा होता था? जब दीवार को जिगजैग या तारे के आकार में मोड़ दिया जाता है तो दीवार की सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। इससे होयसल मूर्तिकारों को रामायण और महाभारत के महाकाव्यों को उकेरने के लिए ज्यादा जगह मिली। बात करें 2024 और 2025 की, तो उनका महत्व भी बहुत ज्यादा है एग्जाम के लिए। बिल्कुल है। 2024 में हमारी 43वीं साइट बनी असम के मोइदम्स। ये ताई अहोम राजवंश की एक अनूठी शाही कब्र प्रणाली है। कब्र प्रणाली? मतलब साधारण कब्रें? नहीं, ये कोई साधारण कब्र नहीं है। ये मिट्टी के विशाल टीलों के नीचे बनी ईंटों की वॉल्ट्स हैं, जहां अहोम राजाओं को उनके शाही खजाने और हथियारों के साथ दफनाया जाता था। इसे भारत के पिरामिडों के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत के पिरामिड, ये तो बहुत ही शानदार उपमा है। और 2025 की सबसे नई साइट कौन सी है? सबसे नई यानी 44वीं साइट है महाराष्ट्र का मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीतिक किलेबंदी, सह्याद्री के पहाड़ों पर बने अभेद्य किले और समुद्र तटों की रक्षा करने वाले सिंधुदुर्ग जैसे किलों के नेटवर्क को वैश्विक मान्यता मिली है। से लेकर 2025 के मराठा सैन्य परिदृश्य तक की यात्रा की। हाँ, और ये भी स्पष्ट हो गया कि कंचनजंगा क्यों हमारी इकलौती मिक्स साइट है और कैसे प्राकृतिक साइट्स की सीमित संख्या को याद रखकर कई कठिन सवालों को हल किया जा सकता है। बिल्कुल। अब अगर कुछ और सुपरलेटिव्स या सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालें, तो मुझे लगता है यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। जी, ये एग्जाम का फेवरेट एरिया है। अगर ये सवाल उठे कि किस राज्य का दबदबा इस 44 की लिस्ट में सबसे ज्यादा है, तो वो निर्विवाद रूप से महाराष्ट्र है। ताजा मराठा परिदृश्य के जुड़ने के बाद महाराष्ट्र में अब सबसे ज्यादा 6 यूनेस्को साइट्स हो गई हैं। और दूसरे नंबर पर कौन से राज्य आते हैं? दूसरे स्थान पर गुजरात और राजस्थान है, जहां 4-4 साइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया वो कौन सा था? अहमदाबाद था, जिसे 2017 में शामिल किया गया था। जयपुर को यह दर्जा उसके 2 साल बाद 2019 में मिला। यहाँ वापस उसी बिंदु पर आते हैं जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी,
वो भारत के नक्शे पर जो राज्य है, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हाँ, यही वो जाल है जिसे परीक्षक बिछाते हैं। इन राज्यों में 0 यूनेस्को साइट्स हैं, मतलब एक भी नहीं है। 1 मिनट, 0? इतने ऐतिहासिक राज्यों में एक भी नहीं? जी हाँ, और परीक्षक अक्सर इन राज्यों के नाम विकल्पों में डाल देते हैं। इतिहास पढ़ने वाले छात्र सोचते हैं कि पंजाब या हरियाणा, जहां पानीपत जैसे युद्ध हुए, वहां कोई ना कोई साइट तो होगी ही, और इसी अनुमान के चलते हुए गलत विकल्प चुन लेते हैं। ये तो वाकई एक बड़ा ट्रैप है। और कंफ्यूजन ट्रैप्स की बात चली निकली है, तो मुझे खुद हमेशा अजंता और एलोरा के बीच बड़ा कंफ्यूजन होता है। दोनों ही महाराष्ट्र में है, दोनों ही गुफाएं हैं, तो एग्जाम के प्रेशर में इनके बीच का स्पष्ट अंतर कैसे याद रखा जाए? इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और असरदार फॉर्मूला है। बस इतना याद रखिए, अजंता अकेला है और एलोरा सबका है। अकेला और सबका। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अजंता में केवल 29 गुफाएं हैं और वे सभी अकेले केवल बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। वहीं दूसरी तरफ एलोरा में 34 गुफाएं हैं और वहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम है, यानी वो सबका है। अरे वाह, ये फॉर्मूला तो हमेशा के लिए दिमाग में छप गया। और एलोरा का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। इसमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी शामिल है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। अद्भुत। इसी तरह काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में भी तो कंफ्यूजन होता है ना। दोनों असम में है और दोनों नेचुरल साइट्स की श्रेणी में आते हैं। वहां अंतर उनके मुख्य जीव संरक्षण को लेकर है। काजीरंगा दुनिया भर में अपनी एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है, जबकि मानस बाघ रिजर्व और हाथी रिजर्व हैं। अगर सवाल में एक सींग वाला गैंडा पूछा जाए तो उत्तर आंख बंद करके काजीरंगा होना चाहिए। एक और वास्तुकला से जुड़ा कंफ्यूजन है जो अक्सर परेशान करता है, खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों को लेकर। दोनों ही शानदार मंदिर है, लेकिन इनकी वास्तुकला की शैली अलग है ना। जी, मंदिर वास्तुकला की ये शैलियां सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था और ये शुद्ध नागर शैली में बने हैं, जो उत्तर भारत की पहचान है। और कोणार्क का मंदिर? ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और ये कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। और लाल किले को लेके जो ट्रैप है वो तो बहुत ही क्लासिक है। अगर कोई पूछे कि लाल किला यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ, तो तुरंत दिमाग में दिल्ली का लाल किला आता है। यहीं पे सबसे बड़ा धोखा होता है। आगरा का किला, जिसे अकबर ने 1565 में बनवाना शुरू किया था, वो 1983 में ही पहली 4 साइट्स के साथ शामिल हो गया था। लेकिन दिल्ली का लाल किला बहुत बाद में 2007 में यूनेस्को सूची में आया। ओह, तो पहला लाल किला दिल्ली का नहीं बल्कि आगरा का था। और ये जंतर मंतर का क्या चक्कर है? जंतर मंतर भी तो दिल्ली और जयपुर दोनों जगह है। हाँ, दोनों ही सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं हैं, लेकिन केवल जयपुर वाला जंतर मंतर, जिसे 2010 में मान्यता मिली, वही यूनेस्को साइट है। दिल्ली वाला जंतर मंतर यूनेस्को सूची का हिस्सा नहीं है। ये छोटे छोटे अंतर ही मेरिट लिस्ट में नाम तय करते हैं। हम इन किलों और मंदिरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि भारत का आम नागरिक रोजाना यूनेस्को साइट्स को अपनी जेब में लेकर घूमता है। बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय मुद्रा और यूनेस्को साइट्स का बहुत गहरा जुड़ाव है। चलिए करेंसी नोट्स के इस मास्टर डेटा को डिकोड करते हैं। मेरे पर्स में अभी कुछ नोट पड़े हैं। बताइए, 10 रुपए के नोट पर क्या है? 10 रुपए के नोट के पीछे ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर छपा है। 20 रुपए के नोट पर महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं हैं और 50 रुपए के नोट पर कर्नाटक के हम्पी के स्मारक हैं। और ये जो 100 रुपए का नया नीले रंग का नोट है, उस पर एक अजीब सी सीढ़ीदार इमारत की तस्वीर है। वो क्या है? वो गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित सोलंकी वंश द्वारा बनाई गई एक 7 मंजिला बावड़ी है। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। रानी की वाव को उल्टे मंदिर या इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। उल्टे मंदिर मतलब इमारत जमीन के नीचे जाती है? जी हाँ, जमीन में नीचे जाती हुई एक ऐसी इमारत सोचिए जिसे किसी ने उल्टा गाड़ दिया हो। आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और दीवारों पर भगवान विष्णु के दशावतार की इतनी बारीक नक्काशी है कि यह जमीन के अंदर देवताओं का निवास स्थान लगता है। ये तो कल्पना करने में ही अद्भुत लगता है। और 200 और 500 के नोटों का क्या? 200 रुपए के नोट पर मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। क्या बात है। अब अगर हम इंडिया का मैप इमेजिन करें आंखें बंद करके,
भारत के नक्शे को देखें तो ये सारी 44 साइट्स किस तरह से फैली हुई हैं? अगर आप इंडिया का मैप इमेजिन करें तो साफ दिखेगा कि क्लस्टर्स कैसे बने हैं। पश्चिमी भारत, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका काफी हावी है। इन दोनों राज्यों को मिलाकर ही 10 साइट्स हो जाती हैं। और उत्तर या दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में मुगलों और राजपूतों के किलों का क्लस्टर दिखेगा। दक्षिण में चोल, पल्लव और होयसल मंदिरों के समूह दिखेंगे। और क्या कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में फैली हुई हैं? बिल्कुल। यहाँ से मल्टी स्टेट साइट्स के सीधे सवाल बनते हैं। पश्चिमी घाट एक विशाल प्राकृतिक हॉटस्पॉट है जो 4 राज्यों में फैला है: कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और कोई सांस्कृतिक साइट जो कई राज्यों में हो? हाँ, भारतीय पर्वतीय रेलवे या माउंटेन रेलवेज, यह 3 राज्यों में है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग रेलवे, तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवे और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे। तो अभी तक हमने नोट्स का डेटा देख लिया, ट्रैप्स देख लिए। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। मैं सवाल पूछूंगी, आप तुरंत जवाब देना। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, पूछिए। पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ? अहमदाबाद, 2017 में। सबसे नया 2025 का साइट? महाराष्ट्र का मराठा सैन्य परिदृश्य। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में, चंदेल शासकों द्वारा। मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे को। काजीरंगा किस टाइप का यूनेस्को साइट है? सोचिए। तो इसका बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब होना चाहिए कि ये एक प्राकृतिक या नेचुरल साइट है। और इसका कारण है वहां एक सींग वाले गैंडों की विशाल आबादी का होना। एकदम स्पष्ट। मुझे लगता है कि आज हमने इन 44 साइट्स का जो विस्तृत विश्लेषण किया है, उसके बाद कोई भी परीक्षा का ट्रैप अछूता नहीं रहा है। जी हाँ, अगर आपने ये डिस्कशन समझ लिया और इसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को जान लिया, तो कोई भी उलझा हुआ विकल्प अब आसानी से बाहर किया जा सकता है। तो यूनेस्को अब आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जाते जाते भविष्य की संभावनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ नया आने वाला है? हाँ, 2026-27 के लिए भारत की टेंटेटिव लिस्ट भी कतार में है। इसमें उत्तर प्रदेश का प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ शामिल होने की दौड़ में है। अच्छा, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल। और इसके अलावा मेघालय के अद्भुत जिंगकियांग जरी यानी जीवित जड़ों वाले पुल, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं, वो भी लिस्ट में है। जीवित जड़ों वाले पुल, ये तो बाकी सब साइट से बिल्कुल अलग लग रहा है। यही तो सोचने वाली बात है। अब तक हमने जिन साइट्स की बात की वो ज्यादातर मृत पत्थरों या ईंटों से बनी थी, लेकिन मेघालय में रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों को दिशा देकर जो पुल बनाए गए हैं, वे प्रकृति और इंसान के बीच सहजीवन का प्रतीक है। ये विचार वाकई झकझोरने वाला है। मतलब विरासत की परिभाषा अब सिर्फ मरे हुए पत्थरों से आगे बढ़कर जीवित इकोसिस्टम तक पहुंच रही है। सही कहा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये जीवित पुल सैकड़ों सालों से मजबूती से खड़े हैं। अगली बार जब भी हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, तो हमें सिर्फ वहां की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या उस जगह में वो यूनिवर्सल वैल्यू है कि वो भारत की 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर बन सके। बिल्कुल। परीक्षा में सफल होने के साथ साथ इन धरोहरों के प्रति जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।